या कुछ फैसले सामने आए, उन्हीं फैसलों उन्हीं बयानात के पस मंजर में क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की। सीधा रुख करेंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर की साबका पूर्व बनी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सरपरस्त हैं। बहुत शुक्रिया महबूबा जी ज्वाइन करने के लिए। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सवाल आपसे। कल ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने कई कवानीन पिछले कुछ दिनों से लाए हैं। लैंड ग्रांट्स का जो मामला है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, ये वो बंदे हैं जिन पे इस वक्त कश्मीर में बहस। आपका टेक लेना चाहूंगा, क्या है आपका टेक इस पे? देखिए, इसमें जो हमारा पहले खदशा के यकीन था पीडीपी को, जो 370 हटाने के पीछे जो मंशा थी, जो इनका एजेंडा था बीजेपी का, वो यही है कि किसी तरीके से जो यहाँ की शिनाख्त खत्म की जाए जम्मू कश्मीर की, और यहाँ के लोगों को जो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने कानून लाया है, यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल करके बाहर से सेटलर्स को लाया जाए। ये जो शेख साहब के वक्त में लैंड टू द टिलर दी गई थी, जमींदारों की जमीन जो है काश्तकारों को दी गई थी, आज उसका उल्टा हो रहा है। और ये जमीन किसको देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसके साथ, वो बिल्कुल बीजेपी वालों के पास एक बाज़ाब्ता रोड मैप है। जिस तरह फलस्तीन में इजरायली जो है सेटलर्स को लाते हैं बाहर से, उनको बसाते हैं और फलस्तीनियों को वहां से निकालते हैं, बिल्कुल वही उसी पे अमल हो रहा है यहाँ भी, और ये बहुत गलत है। एक तरफ से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है, यहाँ के लोग हमारे अपने हैं, दूसरी तरफ से यहाँ के लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे जो वसाइल हैं उनके पे डाका डाला जाता है, रेत बाजरी हो, पानी हो, बिजली हो, और अब जमीन के ऊपर भी इस किस्म का जो है कब्जा, एक हिसाब से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ का बिजनेस खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो इन जमीनों पे, लीज की जमीनों पे जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, जो होटल है, उनको कहते हैं आप खाली करो, हम जी यहाँ सैनिक कॉलोनी बनाएंगे। तो ये बहुत ही जुल्म है इस वक्त जो चल रहा है, और ये बीजेपी के एजेंडे का एक हिस्सा है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में वो यहाँ के मुसलमानों को, बिलखुसूस कश्मीरियों को पूरी तरह से डिसएम्पावर करना चाहते हैं। महबूबा जी, ये तो जम्मू में भी इम्प्लीमेंट होगा, जम्मू कश्मीर का एक कानून है, जम्मू में भी इम्प्लीमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, जिनका लीज खत्म हुआ है उनको लीज रिन्यू नहीं किया जा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्शंस कहाँ पे हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो लीज खत्म किस बुनियाद पे लीज खत्म करेंगे? क्या ये पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में ये कानून चलता है? ये जम्मू कश्मीर के लिए क्यों ऐसे कानून चलाए जा रहे हैं? और सैनिक कॉलोनी बनाएंगे, उसमें ये भी लिखा है कि सैनिकों के लिए इसमें हम बनाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे, और यहाँ के कारोबार तो इसी पे है। आपको मालूम होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कारोबार है, जो लीज की जमीन है, चाहे होटल है, चाहे दुकान है, चाहे दूसरे कारोबार है, इसी लीज की जमीन पे काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑन स्लॉट है वो यहाँ की मईशत पे है, यहाँ की मईशत खत्म करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी जमीन है किसी और को देना चाहते हैं। ये हमारी शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, कश्मीरी की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, डोगरों की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। जब मैं कश्मीरी कहती हूँ तो उसमें डोगरा भी आता है। हम लोगों की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, तो ये तो चलेगा नहीं ये मामला। महबूबा जी, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से जो सरकार इंक्वायरीज कर रही है, उसको आप बता रही हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। जो पिछले कुछ दिनों से जो चाहे रिक्रूटमेंट इंक्वायरीज वगैरह हैं, आप उसको क्यों पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है? इसके बारे में जो हमारी रिक्रूटमेंट हुई या सीबीआई इंक्वायरी जहां पे भी होती है, मैं सीबीआई इंक्वायरीज को कहेंगे, जहां पे भी सीबीआई। देखिए ना, अभी देखिए, अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें इम्तिहान होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, सब होते हैं। जब लिस्ट निकलने वाली होती है तो बोलते हैं इसमें करप्शन हुई। अगर इसमें करप्शन हुई तो वो करप्शन हुई नहीं, वो करप्शन बाज़ाब्ता की जाती है ताकि लिस्ट को कैंसिल किया जाए और उसके बाद बाहर वाले लोगों को इसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए। तो ये सारा गेम प्लान जो है, यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करके ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों को, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, बाहर के लोगों के लिए पूरे फ्लड गेट्स खोलना चाहते हैं ये, और यहाँ के लोगों के लिए जो एवेन्यूज है उनको बंद करके बाहर के लोगों को बसाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, जेके बैंक में कितने सारे लोगों को गोल्डन हैंड शेक देके उनको जबरदस्ती उनको रिटायर कर रहे हैं। क्यों रिटायर कर रहे हैं? ताकि बाहर से लोगों को लाया जाए। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, हमें मालूम नहीं कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ किनको कितनी नौकरियां दी जा रही है, जो जमीन हमसे खाली करवा रही है किन लोगों को दे रही है, तो कुछ भी पता नहीं हम। महबूबा जी, आप सीबीआई इंक्वायरी पे मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा
आपके दौर में जब बैक चैनल अपॉइंटमेंट्स हुई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी थी, और आम तौर पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ना कहीं आपने उनको अंडर कारपेट उस मामले में सब पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद अगर आज की डेट में सीबीआई कहीं इंक्वायरी करी है, चाहे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर्स या दूसरे हैं, आप उसको पॉलिटिकल वंदेता बता रही हैं। दूसरा मेरा आपसे सवाल, जब आप टेन्योर में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को चोर बता रही थी, पीडीपी के वुज़रा को चोर बता रही थी। वो जब पीडीपी पावर में आई तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चोर बताया जाता था। फारूक अब्दुल्ला साहब का जो उनका क्रिकेट स्कैंडल है, वो पीडीपी ने, मुझे याद है इमरान रजा अंसारी ने उस पर बड़ा हंगामा किया था, वो आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तब ये सब कुछ ठीक था, चोर थे। आज ठीक कैसे हो गए? जब भी फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछताछ की जाती है, किससे पूछताछ की थी, आप कहते हैं ये पॉलिटिकल वंदेता है। ये तो पूरी मुल्क में चल रहा है, ये खाली महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला साहब की बात नहीं है। आप बंगाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वहां क्या किया गया, राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। वो जो पूरे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा कोना है जहां अपोनेंट्स के ऊपर, जो हिजबी खिलाफ के लोग हैं आपके, उनके ऊपर सीबीआई की, उनके ऊपर एनआईए के, उनके ऊपर ईडी के रेड्स नहीं डाले जाते हैं। तो ये वेंडेटा तो महबूबा मुफ्ती नहीं कहती, ये तो जनरल इस वक्त परसेप्शन बन गया पूरे मुल्क का कि जो अपोजिशन में लोग हैं उनको सताने के लिए ये इस किस्म के छापे, इस किस्म की इंक्वायरीज की जाती है। और जब आपने कल भी सुना, पार्लियामेंट में ये बताया गया कि हजारों के तादाद में ईडी ने छापे डाले हैं और मुश्किल से जो 0.1% भी कन्विक्शन नहीं हुआ है उसमें, यानी कि कोई कसूरवार ही नहीं था, खाली छापे डाले जाते गए थे। तो यही हाल यहाँ भी है। मैं जरा कल ही के मुद्दे पे आऊंगा, यूनिफिकेशन आइडेंटिटी कार्ड जो सरकार ने शुरू किया, आपने बड़ी उस पर ऑब्जेक्शन कर रही हैं। बीजेपी से जब मेरी बात हुई, वो कहते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, जो अदर एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या मुल्क दुश्मन हैं, वो उससे अलग हो जाएंगे। क्या आप नहीं चाहती कि मुल्क दुश्मन नासिर या एलिमेंट्स हैं वो अलग हो जाएं? ये खाली जम्मू कश्मीर में ये क्यों इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर? ये तो खुसूसी क्वेश्चन तो इन्हें हमसे छीनी है, तो फिर ये खुसूसी चीजें हमारे लिए क्यों रखी गई है? देखिए 370 हटने के बाद बीजेपी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही खफा हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं। उनका भरोसा बिल्कुल ही उठ गया है इस सरकार के ऊपर। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ गया है बिटवीन दिल्ली एंड JNK। तो ये उसी ट्रस्ट डेफिसिट का हिस्सा है कि शक का हिस्सा है। मॉनिटरिंग हो रही है, सर्विलेंस हो रही है, खासकर यहाँ के जवानों पे। वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, उसको किस तरह से जेल में डाला जाए, उसको किस तरह से तंग किया जाए। ये आईडी भी जो बनाई है स्पेशल आईडी फैमिलीज के, ये भी उसी सर्विलेंस का हिस्सा है, ताकि जो आयरन ग्रिप है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। नहीं, कल अगर मैं फारूक साहब को कोट करूं, फारूक साहब बताने कि हमारा सब कुछ इनके पास डाटा है, अब और भी ले जाए तो कौन सा फर्क पड़ेगा, ऑलरेडी सब कुछ इनके पास है, कौन सी चीज छुपी हुई है। तो उस पर अगर कोई सरकार कहीं पे अकाउंटेबिलिटी कर रही है, कहीं लोग गिन रही है सरकार पूरी तरह से, तो अपोजिशन की जमातें या जितनी भी लीडरशिप है उनको सपोर्ट करना चाहिए इस सारे में। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बीजेपी ने पूरा जो इजराइल की पॉलिसी है फलस्तीन में, उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर ये कार्ड भी बनते हैं, वहीं पर जो है लोगों पे नजर रखी जाती है, वहीं पर लोगों को, फलस्तीनियों को मकानों से निकाल के उनकी जमीन पे कब्जा किया जाता है। वहीं पर इस किस्म के आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, ये सारा उसी चैप्टर का हिस्सा है जो इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। और यही पॉलिसी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में इख्तियार की है। और स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड्स जो है फैमिलीज के लिए, वो उसी पॉलिसी का, उसी सर्विलेंस का हिस्सा है। महबूबा जी, आपके जो बयानात हैं दिल्ली में या मुल्क की काफ़ी आवाम जो है, खासतौर पे जो प्रो बीजेपी है, उनको अच्छी नहीं लगती है, वो आपको अलहदगी पसंद एलिमेंट्स में गिन रही है। कहीं ना कहीं इससे कुछ लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को भी नुकसान हो रहा है, पीडीपी को भी नुकसान हो रहा है। क्या ऐसे वाकई में आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के में कहीं इसके सपोर्ट में कुछ लोग आना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, आपके बयानात से वो इसके मुखालिफ होते जा रहे हैं? देखिए, मैं जो बात कहती हूँ मैं सच की बुनियाद पे कहती हूँ। और जम्मू कश्मीर के लोगों का जहां पर उनके तशफ़्फ़ुस का, जहां उनके इज्जत नफ्स का सवाल होगा, वहां मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, आपको पता है कि इन्होंने प्रियंका गांधी को भी बोला इलेक्शन में कि आप जो है टेररिस्ट के साथ आपकी हमदर्दी है। राहुल गांधी को बोलते हैं कि ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल गैंग के साथ मिला हुआ है। तो जब वो राहुल गांधी, गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली को एंटी नेशनल कह सकते हैं, उनको एंटी नेशनल करार दे सकते हैं, तो महबूबा मुफ्ती की तो बात ही नहीं। तो मुझे इन बातों से कोई घबराहट नहीं होती, मुझे इससे कोई मुश्किल नहीं आती है। मगर ये जरूर है कि जहां तक हो सकेगा, जब तक हो सकेगा,
मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बात करूंगी, उनके जो तशख़्ख़ुस है, जो उनके हुकूक है, उनकी पामाली के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। आप जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका। जरा हम देखें ग्राउंड सिचुएशन आपकी नजर में इस वक्त क्या है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है चुनाव वगैरह के हवाले से? देखिए, चुनाव के लिए तो कोई ऐसा, ये जब आपने पंचायत के चुनाव कराए, डीडीसी के चुनाव कराए, दूसरे चुनाव कर रहे हैं, बाकी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके बीजेपी के सैकड़ों मिनिस्टर आके यहाँ घूमते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है बीजेपी के हवाले से। हालांकि मैं उस पर अग्री नहीं करती, कुछ भी ठीक नहीं है, लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोगों को बात बात पे लोगों को जेल में डाला जाता है, मुसीबत में है लोग, बेरोजगारी है, बेकारी बढ़ गई है, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, हर हिसाब से लोगों को तंग किया जाता है। मगर अगर उसके बाद इलेक्शन की कोई बात होती है, इलेक्शन वो करवाना चाहते हैं, तो इलेक्शन करवाने में मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मरकजी सरकार को अगर वो कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे समझ नहीं आता है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। वो तो बेहतर उसका जवाब वही दे सकते हैं। अगर हम कल के चीफ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका जो स्टेटमेंट देखें, उन्होंने पंचायती इंतखाबात की तैयारी की बात की, तो क्या कहीं से आपको लगता है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में सिर्फ पंचायती इंतखाबात होंगे, असम्बली इंतखाबात के हवाले से कोई इनपुट? देखिए, बीजेपी पंचायत की बात ऐसे करती है जैसे पहली बार जम्मू कश्मीर में उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाए, और पंचायत इलेक्शन जो है मुतबादिल नहीं हो सकता है जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट बनती है। अगर होता तो फिर बीजेपी के ये बड़े बड़े मिनिस्टर ये भी पंचायत मेंबर होते, सब कुछ होते, तो फिर सरकार बनाने की क्या जरूरत है किसी भी स्टेट में या कंट्री में। तो मेरा मतलब है कि पंचायत अपनी जगह है, मगर जो स्टेट बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उनका अपना एक रोल होता है। यहाँ लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, तकलीफ में है लोग, किसको सुनाए, किसको बताए, रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है उनका कोई। महबूब जी, एक सवाल जो बहुत खटकता है लोगों को, आपने पीएजीडी बनाया, सभी जमातों ने मिलकर बनाया, उसमें से कुछ लोग निकल गए, लेकिन दो बड़ी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी पीएजीडी बना के चल रही थी। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से आपके अपने लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोग, यानी कहीं ना कहीं दूरी है, अपनी अपनी लेवल पे आप चुनाव लड़ने की बात, उस अलग अलग की दुकान जो है उसमें पीएजीडी का फ्यूचर क्या है जम्मू कश्मीर में? अब देखिए, मैंने पहले भी कहा, पीएजीडी को इलेक्शन इकट्ठे लड़ने के लिए बनी है क्या? पीएजीडी तो इस मकसद के लिए नहीं बनी, पीएजीडी बड़े मकसद के लिए बनी है कि जो 2019 में हमारी जो खुसूसी पोजीशन को खत्म किया गया है, उसको दोबारा कैसे बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूकों को किस तरह से उनकी हिफाजत हो जाए, किस तरह हम जुल्म सितम के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़े, उसके लिए पीएजीडी बनी है। ना सिर्फ कि आप म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन इकट्ठे लड़े, नहीं लड़े, असेंबली इलेक्शन इकट्ठे लड़े, नहीं लड़े, अगर इकट्ठे लड़ते हैं अच्छी बात है, नहीं लड़ते हैं तो वो कोई, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी, वो तो पार्टीज का अपना फैसला होगा। बाकी पीएजीडी का बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा विजन है, शायद इसीलिए दिल्ली वाले इससे बहुत घबराते हैं, पीएजीडी से बहुत घबराते हैं दिल्ली वाले। क्यों घबराते हैं? नहीं महबूबा जी, जब आप इलेक्शन में जाएंगे, हमारा मकसद क्या है, जब आप इलेक्शन में जाएंगी, नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद करेगी पीडीपी की, पीडीपी इलेक्शन में वोटर के लिए इलेक्शन जब होगा तब की बात तब करेंगे। सपोज मान लेते पंचायती इलेक्शन होते हैं तो उसमें तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं डिवीजन आ जाएगा ना। जब इलेक्शन आएंगे तब की तब बात करेंगे ना, अभी से आप कैसे फैसला कर सकते हो उस वक्त क्या होने वाला होगा? नहीं, पावर बहुत जरूरी है किसी भी जगह पे। आप अगर पावर से दूर रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, क्योंकि अगर दोनों आमने सामने आ गए तो पावर तीसरा कोई ले जाएगा, पीएचडी फिर कहीं। मैंने कहा तो अभी से तो ये फैसले नहीं होते ना, जब इलेक्शन आएंगे नजदीक तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। मैं महबूबा जी, एक और सवाल है, शायद आप उसका जवाब दें या ना दें, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो सेपरेटिस्ट के साथ जुड़े हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में कुछ लोग आपकी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग महबूबा मुफ्ती का नाम भी ले रहे हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद के उस स्टेटमेंट पे कोई देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं उसके साथ साथ,
तो अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उनको शेयर करनी चाहिए। आज भी बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, और जो पीडीपी में जितने भी ज्यादा जो मिनिस्टर थे उसमें तो ज्यादातर आज बीजेपी के साथ हैं, उनके प्रॉक्सी पार्टीज बनी हुई है। तो अभी तो पीडीपी में तो कुछ खास बचा नहीं है, और आजाद साहब बेहतर जानते होंगे, अभी उनको बीजेपी को वो लिस्ट देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के पास तो ऑलरेडी कोई कसर नहीं रखी है, उन्होंने यहाँ छापे एनआईए के, सीबीआई के लोगों को पीएसए यूएपीए में बंद करने की। अगर कोई कसर बाकी लगती है आजाद साहब को तो वो भी पूरी करवा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। दिल्ली और आपके दरमियान कोई बैक चैनल बातचीत हो रही है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के दरमियान? नहीं, कोई बात नहीं होती। खबरें आ रही हैं कि काफी दिल्ली से वफद आपके पास गए हैं, और कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि बड़े लोग भी गए हैं दिल्ली से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महबूब जी, अगर आपको इस वक्त कहीं ग्राउंड पे उतारा जाता है, कहीं बातचीत के जरिए कोई बातचीत हो सकती है दिल्ली के साथ? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम तो कभी बातचीत के खिलाफ नहीं रहे हैं। अगर बातचीत किस बारे में, किस चीज के बारे में? मसला कश्मीर के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ बातचीत करने से तो मसला हल नहीं होगा। बात तो उन लोगों से करनी पड़ेगी जो नाराज है ज्यादा, गुस्से में है ज्यादा, और उसमें जो हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उसका रोल बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज की पाकिस्तान यहाँ जो है वायलेंस करवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है। तो जब बातचीत की बात होगी तो मेरा ख्याल में उसको पाकिस्तान के साथ बात करना, यहाँ जो लोग जो अलहदी पसंद है, जितने भी बच्चे हैं, उनके साथ बात करना बहुत जरूरी है। जब हमारे साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी तो हम भी उस वक्त सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। नहीं, सरकार तो कहती है, दिल्ली में से लेके जम्मू कश्मीर सरकार कहती है अलहदगी पसंदगी खत्म हो चुकी है, पथराव खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप तो फिर अगर सब कुछ खत्म हो गया तो ये स्पेशल आईडीज किस लिए? ये जो अलग अलग आईडीज, ये इतना दबाव क्यों? ये जर्नलिस्ट को तंग क्यों करना? लोगों को जेलों में क्यों डालना? सब पे शक क्यों करना? लोगों के पासपोर्ट क्यों बंद करना? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म की ज्यादतियां क्यों चल रही है? नहीं, तो सब कुछ ठीक ठाक है फिर तो जी, फिर हमारे हुकूक क्यों सलब किए गए हैं? हमारे लोगों, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के वो हुकूक क्यों नहीं है जो बाकी दुनिया में या बाकी मुल्क में है? किस तरह के हुकूक आप चाहती हैं? नहीं, आप बात नहीं कर सकते हो, खुल के बात नहीं कर सकते हो। कोई भी बेचारा, कोई नौजवान बात करेगा तो उसको जेल में डालते हो, ट्वीट करता है तो जेल में डालते हैं, शक की बुनियादों पे लोगों को बंद किया जाता है, हर चीज में तंग किया जाता है, लोगों के घर उड़ाए जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच की जाती है इस वे कि भाई आपका जो मिलिटेंट को आपने सपोर्ट किया है। ये तो सब कुछ हो रहा है ना इसमें। शायद महबूबा जी आपको सवाल अच्छा ना लगे, हो रही है ना? लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे पॉलिटिशियंस का किया करता है, जो कुछ आज बीजेपी जम्मू कश्मीर में या सरकार वहां पे कर रही है। रास्ता जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम आता है कि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो कश्मीर में उनको दिखाया, ग्राउंड दिखाया। उसके बाद पीडीपी ने अलायंस किया तो कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन दिखाई, सब कुछ उन्हें पता लगा, और उसके बाद आज वो इस चीज को, उन्हें ग्राउंड सिचुएशन वहां की पता लगी, इस वजह से वो सब कुछ कर रही। क्या ये रिग्रेट है कश्मीर के पॉलिटिशियंस को? बाकी जमातों का मुझे मालूम नहीं है, पर पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस करके सबसे बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि हमने अलायंस करके इन लोगों को रोके रखा 3 साल तक। 10 महीने मुफ्ती साहब, 2 साल मैं थी, हमने 2.5-3 साल तक इनको रोका। इनके जो अजाइम थे वो पूरे नहीं होने दिए। मेरे वक्त में भी ये सैनिक कॉलोनी बनाना चाहते थे, हमने बनाने नहीं दी। मेरे वक्त में भी 370 के साथ ये कोर्ट में छेड़छाड़ करवाना चाहते थे, मैंने करने नहीं दिया। यानी हमने अपनी जान पे खेल के, अपनी इज्जत पे खेल के, अपने वकार पे खेल के, लोगों के साथ जो हमारा खुलूस था उस सबको दाव पे लगाया, और बीजेपी के हाथ बांध दिए मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने और मैंने। और हमारे वक्त में इतना बड़ा डेलीगेशन आ गया अलहदगी के साथ बातचीत करने के लिए, सीज फायर हो गया, 12,000 नौजवानों की FIR वापस होगी, बातचीत की ऑफर हुई, बीजेपी की सरकार के साथ मिलके ही हमने ये सब कुछ किया। तो जब सरकार ही नहीं रही तो उसी के बाद तो बर्बादी होगी। अगर सरकार होती तो ये बर्बादी तो नहीं कर पाते ये। अगर पीडीपी बीजेपी की सरकार होती तो ये बर्बादी हम होने नहीं देते जो बर्बादी इन्होंने सरकार तोड़ने के बाद की। ये तो जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई, उनके हाथ में था, वो कुछ भी कर सकते थे। उनके हाथ रोकने के लिए हमने इनके साथ हाथ मिलाया, और जब तक सरकार में रहे हम कामयाब रहे इनका हाथ रोकने में।
और उसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपनी बीजेपी के साथ जाते वक्त। हमने लोगों की नफरत मोल ली, हमने लोगों का गुस्सा मोल लिया, मगर जम्मू कश्मीर को बचाए रखा, यहाँ की खुसूसी पोजीशन को बचाए रखा। हमारी सरकार भी गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। अगर अभी भी ये बात लोगों को समझ नहीं आएगी कि मुफ्ती साहब ने एक बांध बनाया था, बंड बनाया था सैलाब को रोकने का, बीजेपी को रोकने का, उनके साथ हाथ मिला के उनके हाथ बांध दिए थे, फिर क्या समझेंगे लोग? अक्सर आप लोगों की शिकायत है कि बीजेपी ही आपकी पार्टी को तोड़ रही है, तोड़ चुकी है बहुत से लोगों का, बीजेपी के लोगों का। क्या वाकई उसमें सदाकत है? ये कोई शिकायत है कि आप नहीं देखते जितने भी हमारे एक्स लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स, वो या तो अपनी पार्टी में पीसी में चले गए हैं, और जो बाकी लोग हैं उन पर भी दबाव डाला जाता है, उनको भी प्रेशराइज किया जाता है कि भाई अगर आप अपनी पार्टी में जाओगे, पीसी में जाओगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे। फाइलें बना के रखी हैं, केसेस बना के रखे हैं, पैसे का लालच, दूसरा लालच, सब ये तो सबको पता है। ये तो पीडीपी ही एक चैलेंज था बीजेपी को। इनको मालूम था कि अगर पीडीपी मजबूत रहती है तो ये हमें जो ये खराबी करना चाहते हैं, जो एजेंडा चलाना चाहते हैं, ये चलाने नहीं देंगे। इसलिए 2019 में 370 खत्म करने से पहले पीडीपी को खत्म कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने 370 खत्म किया, क्योंकि पीडीपी बहुत बड़ा चैलेंज इनको लगता है बीजेपी को। क्या आज भी पीडीपी पे इस तरह का प्रेशर है? मैं अब जानता हूं आपका वक्त के बहुत कीमती, आपने मुझे बहुत कम टाइम दिया, मैं ज्यादा ले गया। लास्ट पे जाना चाहूंगा, क्या आज भी बीटीपी पे ये प्रेशर है? आज भी फोर्स किया जा रहा है? वहाँ हमारे वर्कर्स को बहुत तंग किया जाता है। छोटी छोटी लेवल पे उनको बुलाया जाता है, थानों में बुलाया जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, उनको अलग अलग चीजों के जरिए उनको प्रेशराइज किया जाता है। अभी भी अभी देखिए, सबको मकानों से निकाल दिया, सिक्योरिटी ले गए, तो क्या करें? ये प्रेशर नहीं है तो और क्या है? प्रेशर ही तो है ये, और क्या है? कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही है? उसके बावजूद भी पीडीपी रुकने वाली नहीं है। हमने यहाँ के लोगों को एतमाद दिया है, उनका एतमाद हासिल किया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो अना है उसकी हिफाजत करने में आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं एक पॉलिटिकल सवाल में जो जरूरी अब एक लास्ट लेना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो। अगर आप कहती हैं कि प्रेशर में आपके एमएलए को, आपके दूसरे लोगों को निकाला गया, अगर वो आज वापस आना चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती क्यों रिलक्टेंट है? क्यों उनको वापस नहीं आने देती है? नहीं, देखिए, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में महबूबा मुफ्ती को नहीं बल्कि पूरी कौम को धोखा दिया, लेकिन वो जब यहाँ के लोग जो है खून के आंसू रो रहे थे, तकलीफ में थे, 370 खत्म हो गया था, तो तब ये लोगों ने बाहर के लोगों के साथ या यहाँ के जो बड़े बड़े जो दिल्ली से आए या बाहर मुल्कों से जो लोग आए, उनके सामने ये तस्वीर पेश की कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, यहाँ के लोगों की जो है जख्मों पे नमक छिड़क दिया। तो जब यहाँ के लोग उनको माफ करेंगे तो फिर महबूबा मुफ्ती भी उनको एक्सेप्ट कर लेगी, पर मुझे नहीं लगता यहाँ के लोग कभी उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती को नहीं, कौम को धोखा दिया है। ऐसे वक्त में उन लोगों के साथ हाथ मिलाए जिन्होंने हमारे तशख्खुस को मलियामेट कर दिया था। नहीं, अगर किसी ने मजबूरी में किया होगा, प्रेशर में, जिस तरह आप कहती हैं प्रेशर में, तो अगर वो वापस आना चाहे नहीं तो कल उसको फिर प्रेशर आएगा तो फिर वही करेगा। कल वो एमएलए हमारे यहाँ बन के तो फिर उसको प्रेशर आएगा तो फिर चला जाएगा। चलिए, जो उसको एक बार आजमाया उसको दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। चलिए महबूबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। नवाज शरीफ की महबूबा मुफ्ती, साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, मेरे साथ श्रीनगर से इस्लाही नशरियात में मौजूद थी। बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती का। तो अभी बस इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।